Good morning students. Welcome back to you BA first semester in English class. Today I am going to discuss about Sri Aurobindo, who is also known as Arvind Ghosh. He was born on 1872 and he became died on 1950. ये उनका स्पैन पीरियड था बेटा, यहाँ से यहाँ तक. He was Indian scriptures. His writing belonged to the Indian scripture because his mother was also spiritual. The yoga system is applied in his writing. He was a philosopher. उनकी जो writing जितनी भी थी वो philosophy से related थी. He was also known as Saint of Pondicherry. Saint of Pondicherry. श्री अरबिंदो आश्रम जो उन्होंने इस्टेब्लिश किया था, कहाँ पर? पांडिचेरी में ही उन्होंने श्री अरबिंदो एक आश्रम इस्टेब्लिश किया था. यहाँ पर इनको एक लेडी मिली थी, मीरा अल्फासा रिचर्ड्स के साथ इन्होंने मिलकर इस आश्रम को इस्टेब्लिश किया था और जिनको इन्होंने एक टाइटल दिया था मदर का, द मदर. इन्होंने श्री अरबिंदो आश्रम इस्टेब्लिश करने में श्री अरबिंदो ने जो मीरा अल्फासा रिचर्ड थी उनको ये टाइटल भी दिया था द मदर का. और ये जो मीरा अल्फासा रिचर्ड थी ये श्री अरबिंदो को अपना गुरु मानती थी. इसके बाद इन्होंने एक मंथली जर्नल जो था आर्या वो भी स्टार्ट किया इन्हीं के साथ मिलकर 15 अगस्त 1914 में. इसके बाद जो इनकी एजुकेशन के लिए इनके फादर ने इनको दार्जिलिंग के एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन करा दिया, जो कि जहाँ पर नन और आयरिश लोग मिलकर देख रहे थे. कब? ब्रिटिश जिस समय आपका एम्पायर चल रहा था उस समय दार्जिलिंग में, वहाँ पर इन्होंने पहली बार ये जो इंग्लिश सिस्टम की जो एजुकेशन होती है उससे फैमिलियर हुए और ये जो आपका मिशनरीज एजुकेशन होती उससे ये फैमिलियर है, उसके बारे में इनको जानकारी मिली. इसके बाद इनके फादर ने इनको 7 वर्ष की आयु में ही और इनके 2 बड़े भाइयों के साथ में इनको इंग्लैंड पढ़ने के लिए भेज दिया. वहाँ पर इन्होंने एजुकेशन गेन की है सेंट पॉल्स स्कूल में. इसके बाद ये किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज में इन्होंने एजुकेशन गेन की है. ये 14 इयर्स तक वहीं पढ़ रहे हैं. इन्होंने वहाँ की एजुकेशन गेन करने के बाद एक ICS का जो सबसे टफ एग्ज़ाम होता है इंडियन सिविल सर्विसेज का 1980 में एग्ज़ाम दिया है. ये इस एग्ज़ाम को फाइट भी कर गए थे, लेकिन इन्होंने जॉब इसलिए ही नहीं किया था क्योंकि वहाँ पर 2 ईयर वाला कुछ प्रोसेस था. इसके बाद ये मिलते हैं आके 1893 में आपके बड़ौदा के गायकवाड़ से. बड़ौदा में जो गायकवाड़ राजा थे उनसे ये मिलते हैं और उनके साथ ही अपना टाइम स्पेंड करते हैं 1906 तक. यहाँ पर ये किसके बारे में पढ़ते हैं? लिटरेचर के बारे में पढ़ते हैं, फिलॉसफी के बारे में पढ़ते हैं और आपका जितना भी ये इंडियन स्क्रिप्चर्स के बारे में पढ़ते हैं. इन सब चीज़ों के बारे में इन्होंने यहाँ पे स्टडी की है 1893 और 1906 के बीच में. और उसके बाद जो इसका इफेक्ट होता है ये हमको इनकी जो बात की राइटिंग होती है उन पर नज़र आता है. फिर इसके बाद जो उस समय फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था उसमें भी ये एक्टिव हुए, उसमें भी इन्होंने अपना रोल किया 1902 से लेके 10 तक. फिर उसके बाद इनको अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस के तहत इनको जेल हो गई थी, ये प्रिजन में चले गए थे. तो इन्होंने फिर उसके बाद 1906 से लेकर 1910 तक कोई भी मूवमेंट नहीं किया है. सिर्फ इन्होंने एकदम शांत हो गए थे इस जो मूवमेंट था उससे. अब इन्होंने अपने आप को विड्रॉ कर लिया था और वहीं पर इन्होंने अपना जो योग सिस्टम होता है और जो इंडियन स्क्रिप्चर्स होता है उसके बारे में और भी ज़्यादा ध्यान किया. इसके बाद इन्होंने जब ये वहाँ से बाहर आए इन्होंने अपना पब्लिकेशन स्टार्ट किया, कर्मा योगिन स्टार्ट किया है और आपका ये धर्मा, ये 2 पेपर इन्होंने स्टार्ट किए, पब्लिश किए, जो कि आपके किस में थे? बंगाली लैंग्वेज में थे. इसके बाद इन्होंने जो ये वंदे मातरम स्टार्ट किया ये इंग्लिश में स्टार्ट किया. बेटा आपको एक चीज़ पता है, श्री अरबिंदो हमारे ये पहले राइटर थे जिन्होंने इंग्लिश में
राइटिंग स्टार्ट की थी। इसके बाद इन्होंने कौन कौन सी लैंग्वेज सीखी थी? ग्रीक, लैटिन एंड संस्कृत, इन 3 लैंग्वेज को इन्होंने सीखा। ये मास्टर ऑफ ब्लैंक वर्ड्स भी थे। ब्लैंक वर्ड्स क्या होती है? ये एक आइम्बिक पेंटामीटर होता है राइटिंग के लिए। ये इसके भी एक्सपर्ट बन गए थे। ये इसके एक्सपर्ट कैसे बन गए? इसका जो एक्सपर्ट जो हमारे बताए जाते हैं ये शेक्सपियर जी, इन्होंने उनको फॉलो किया था और उनकी ही राइटिंग की तरह इनकी भी राइटिंग बहुत पॉपुलर और बहुत फेमस रही। आगे हम आपको इनकी राइटिंग्स के बारे में भी बताएंगे। इन्होंने ट्रुथ, ब्यूटी, डिलाइट, लाइट, स्पिरिट, इन 5 चीज़ों को पोइट्री का मेन पार्ट माना और इसी के बेस पर इन्होंने अपनी सारी जो पोइट्री थी उसको लिखा है, कंपोज किया है। इसके बाद देखते हैं सॉन्ग ऑफ मार्टिला, जो इनकी जो बिगनिंग की पोयम थी वो ये है, जिसका इम्पैक्ट मास्टर ऑफ ब्लैंक वर्ड्स का इम्पैक्ट हमको इनमें नज़र आता है। सॉन्ग ऑफ मार्टिला, पैथन, द लवर्स, कंप्लेंट, ओ क्वाइल, लव इन सारो, बंकिम चंद्र चटर्जी और मधुसूदन दत्त, ये इनकी बिगनिंग की पोयम थी। टोटल मिला के इन्होंने पता बेटा 103 सोनेट्स लिखी हैं। ये बहुत बड़ा नंबर होता है राइटिंग के लिए। इन्होंने 103 सोनेट लिखी है, जिसमें इन्होंने किसको फॉलो किया? शेक्सपियरियन मॉडल को फॉलो किया है। इनके सोनेट्स का एक पैटर्न होना चाहिए ना बेटा। आप लोग सोनेट्स के बारे में तो देखिए जानते ही होंगे, नहीं जानते तो चलिए मैं बता देती हूँ। सोनेट्स हम कहते हैं 14 लाइन्स की पोयम को। इसमें अलग अलग पैटर्न, अलग अलग पोइट के होते हैं। वैसे तो ये 2 ही तरह के होते हैं, पेट्रार्चियन सोनेट और शेक्सपियरियन सोनेट। इसको हम लैटिन सोनेट भी कहते हैं पेट्रार्चियन सोनेट को, और शेक्सपियरियन सोनेट को हम इंग्लिश सोनेट भी कहते हैं। तो इन्होंने फॉलो किया था शेक्सपियरियन सोनेट को, ठीक है, जो कि इन्होंने ब्लैंक वर्ड्स में ही लिखा था और ये शेक्सपियर को ही पूरी तरह फॉलो कर रहे थे। मिल्टॉनिक ब्लैंक वर्ड्स की पूरी जो छवि होती है वो इनकी देखी जाती है किसमें? द पिलग्रिम ऑफ द नाइट। द पिलग्रिम ऑफ नाइट जो इनकी वर्क है, इसमें आपको मिल्टॉनिक ब्लैंक वर्ड्स का पूरा आपको प्रूफ मिल जाएगा कि इन्होंने किस उसमें लिखा। देखिए इसकी भी राइमिंग स्कीम क्या है। आपके जो शेक्सपियरियन सोनेट होते हैं उनकी राइमिंग स्कीम होती है ए बी सी डी ई एफ जी। तो इनके भी जितने भी सोनेट्स थे उनकी राइमिंग स्कीम क्या थी? ए बी सी डी ई एफ जी। ये इसका आइम्बिक पेंटामीटर जो होता है उसको इन्होंने फॉलो किया हुआ था। ये पोइट ऑफ पेट्रियटिज्म भी कहलाते हैं। और जो इनका इसका बाजी प्रभु इनके पोइट ऑफ पेट्रियटिज्म का प्रूफ देता है। जो इन्होंने पोयम लिखी बाजी प्रभु, ये पेट्रियटिज्म पर ही पूरी की पूरी फॉलो करती है। इसके बाद जो इन्होंने एक सावित्री एपिक लिखा था, सावित्री जो इन्होंने वो एक एपिक लिखा है, सावित्री जो इनका वर्क है, उसमें इन्होंने क्या किया है? उसमें इन्होंने 3 पार्ट में, वो कितने पार्ट में है बेटा? 3 पार्ट में पब्लिश हुआ और 2400 लाइन्स हैं उसकी, 1000, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं मॉग्नम ऑपस भी कहा जाता है। सावित्री को ही मॉग्नम ऑपस भी कहते हैं, ठीक है बेटा। इसको ये 12 बुक्स में पब्लिश हुआ है, ठीक है। सावित्री 3 पार्ट में 24,000 लाइन है, 12 बुक्स में पब्लिश हुआ है और इसमें 48 कैंटोज हैं। और 1 एपिलॉग है, ठीक है बेटा। और ये 3 पार्ट में जो पब्लिश हुआ है, ये क्योंकि ये 12 बुक्स में आ रहा है तो 3 पार्ट में है, तो 1 से लेकर 3 तक, 1 से लेकर 3 तक आपका फर्स्ट पार्ट है और आपका 4 से लेकर 8 तक सेकंड पार्ट है और आपका 9 से लेकर 12 तक ये आपका थर्ड पार्ट में आता है। इनके अलावा भी इनके कुछ वर्क रहे हैं जो जिनके बारे में अभी हम आपको बताते हैं। इनका जो राइटिंग वर्क रहा है बेटा, इन्होंने इसके अलावा जो ओवरहेड पोएट्री को भी फॉलो किया है। इनकी जो पोएट्री है, फ्यूचर पोएट्री, वो ओवरहेड
पोइट्री को फॉलो करती है। इन्होंने कुछ प्ले लिखे हैं जो कि आपके ये कंप्लीट प्ले, इनके 5 प्ले जो आपके बताए जाते हैं वो कंप्लीट हैं। विश्वा दत्त, बेटा ये जो इनके 5 प्ले थे ये कंप्लीट हैं और इन्होंने इसके अलावा भी 6 प्ले लिखे हुए हैं जो इनकम्प्लीट जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने 2 ट्रांसलेट भी किए हैं वर्क। कौन कौन से? द हीरो एंड द नाइम, जो कि कालिदास विक्रमावर्षी है, और इसके अलावा इन्होंने द सेंचुरी ऑफ लाइफ, द सेंचुरी ऑफ लाइफ, ये किसको इन्होंने ट्रांसलेट किया है? नीतीश टका ऑफ भृतलैरी। इसके अलावा बेटा इन्होंने एक प्ले चला था द लाइफ डिवाइन। ये प्ले इनका एपिसोड्स में पब्लिश भी हुआ है बेटा। फिर इसके अलावा इनको 2 अवार्ड भी मिले हैं। कौन कौन से अवार्ड मिले हैं इनका नाम आप 1 मिनट देख लीजिएगा। इनको एक अवार्ड मिला है द बेडफोर्ड अवार्ड फॉर हिस्ट्री। दूसरा अवार्ड इनको मिला है बटरवर्थ प्राइज फॉर लिटरेचर। इनको ये 2 अवार्ड भी बेटा मिले। ठीक है, ये इनका हमने शॉर्ट में आपको इनको जो वर्क्स थे, अभी हमने आपको इसमें 6 इनकम्प्लीट वर्क्स के नाम नहीं बताए हैं, वो हम आगे बताएंगे। ये इनके बारे में हमने सारी चीज़ें आपको शॉर्ट में बता दी बेटा। आज की क्लास में इतना ही। आई विल मीट यू इन नेक्स्ट क्लास। ओके, हैव अ नाइस डे।